हेलो भाई, तो चलिए आज चालू करते हैं हम लोग 20 सेट का। जो फर्स्ट तो हो गया है, आज सेकंड सेट है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कैसा लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटा भी ज़रूर बजा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। यानी सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया करता है तो ये कौन सा होता है। इसमें एकल संयोजन होता है या दोहरा विस्थापन होता है या एकल विस्थापन होता है, या इनमें से सभी होता है। आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप बता दिए होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका दोहरा विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोहरा विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पे हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो सोडियम का जो निष्कर्षण होता है कास्टन विधि द्वारा एवं द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद्युत अवघटन से किया जाता है। तो इसमें तो दर्शाया गया नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिटकरी। ये जो फिटकरी है ना, ये किसका उदाहरण है। मतलब जो फिटकरी होता है ये किसका उदाहरण है। तो देखिए, ये फिटकरी हो जाएगा आपका एकल लवण, द्वि लवण, टेबल साल्ट या ब्लैक साल्ट। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा द्विक लवण। द्विक लवण विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? द्विक लवण। देखिए, फिटकरी एक द्वि लवण का उदाहरण है। और अगर कहा जाए साधारण नमक का तो NaCl होता है, आप लोग जानते होंगे। और सोडियम सल्फेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलता है क्या? गोबर साल्ट। उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है इस तरह से गोबर साल्ट के नाम से जो है ना हम जानते हैं सोडियम सल्फेट को। ठीक है, इस तरह से हम लोग जानते हैं। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा द्विक लवण। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन में वृद्धि कौन करता है। जो कोशिका का विभाजन होता है उसमें वृद्धि कौन करता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑक्सन, उसके बाद साइटोकिनिन या ऑक्सी एसिड या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी साइटोकिनिन। अगर इस साइटोकिनिन के बारे में देखें तो 1955 में मिलर ने साइटोकिनिन का खोज किया था। कब किया था? 1955 में। मिलर नाम का एक व्यक्ति था, इसका नाम था मिलर। मिलर नाम का क्या था? एक व्यक्ति था, इसी ने इसका खोज किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, तो चलिए, ये मिलर नाम का जो था ना, इसी ने आपका क्या किया इसका खोज किया साइटोकिनिन का। उसके बाद अगर देखा जाए तो साइटोकिनिन का जो साधारण नाम है ना वो लिथाम है। इसका जो साधारण नाम है इसको लिथाम बोलता है। क्या बोलता है इसको? लिथाम बोलता है। ठीक है, साधारण नाम लिथाम है। ये इसका और क्या काम है? ये जो है ना RNA में प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये था इसका जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो हम आपको बता दिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर स्थित होता है। कहता है इनमें से जो है ना दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह सतह पर स्थित होता है। कब? किस पे? ऑप्शन है फोकस लंबाई पे, वक्रता केंद्र पे, पोल पे और फोकस दूरी पे। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? पोल पे, यानी ध्रुव पे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का प्रतिबिंब सतह पर होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पोल पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसको कहाँ पे संग्रहित किया जाता है? हाइड्रोजन, शराब, ऑक्सीजन और वाटर। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वाटर। जो फास्फोरस रहता है उसको हम लोग किस में रखते हैं? वाटर में रखते हैं। तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हो गया आपका। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में डैश लेंथेसाइड और एक्टेनाइड होते हैं। जो आधुनिक आवर्त में आवर्त सारणी जो होता है उसमें जो आवर्त में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो होता है ना वो किस सारणी में होता है? तो 3 4 6 7 5 5 या 7 6, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6 7 में। क्या हो जाएगा? 6 7 में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो कहता है इसमें बोल रहा है कि इनमें से जो है ना कौन सा एक क्षार धातु है। क्वेश्चन क्या पूछा कि इनमें से कौन सा एक क्षार धातु है। ठीक है, तो इसमें जो क्षार धातु है ये आपका हो जाएगा, देखिए क्या है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोडियम। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आपका हो जाएगा कि सोडियम जो है ना वो एक क्या है? क्षार धातु है। ठीक है, तो चलिए सोडियम हो गया आपका क्या? क्षार धातु। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? क्वेश्चन ये पूछा है कि इनमें से जो है ना कौन सा प्रवाह जो है वो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला है क्या कि चुंबकीय प्रभाव, दूसरा है आपका संकुचन प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है ताप प्रभाव और चौथा है रासायनिक प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या? संकुचन प्रभाव। क्या हो जाएगा? संकुचन प्रभाव जो है ना कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ये यहाँ पढ़ना है, क्या बोल रहा है? उत्पन्न नहीं होता है। तो नहीं जो होता है वो हो जाएगा कौन सा? संकुचन प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कि होता किस में है? तो विद्युत धारा जो का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जो विद्युत धारा होता है वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक ना, और विद्युत का चुंबकीय प्रभाव उसे ही कहते हैं। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा वो किसने दिया था? तो मैक्सवेल नाम का जो वैज्ञानिक था उसी ने दिया था, इसको भी दिया था। और ये जो फ्लोइंग का दाहिने हाथ का नियम दिया था ये भी मैक्सवेल ने ही दिया था। ठीक है, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि आर्ट ऑफ लिविंग पुस्तक के प्रस्तावक प्रचारक कौन है? जो आर्ट ऑफ लिविंग पुस्तक आया था इसका लेखक कौन है? साजन आनंद स्वामी, श्री श्री रविशंकर या रविशंकर, पंडित रविशंकर या स्वामी नारायण। जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारा क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ है, ये नहीं कि कहीं से उठा के ले लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन ही पूछा गया है, इसीलिए हम इस तरह से लेवल का दे रहे हैं। क्योंकि जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो तो आप जनरली आप लोग जानते ही होंगे, जो लेवल का क्वेश्चन है उसी को तो जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो वही छूटता है ना जो हम लोग नहीं जानते हैं। जो जो नॉर्मल क्वेश्चन वो तो एक्चुअली हम लोग पढ़े हुए हैं तो वो सब तो बन ही जाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें लेवल का क्वेश्चन रखे हैं। तो इसलिए आपको देखना है कि कितना हम सही कर पाते हैं और कमेंट में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। और अभी तक अभी शेयर नहीं किया है इस चैनल को तो शेयर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा साजन आनंद स्वामी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? साजन आनंद स्वामी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथेस में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने बंधन से जुड़े रहते हैं? जो इथेन है, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है ना ये कितने बंधन के साथ जुड़े रहता है? तो ये हो गया 3 4 1 या 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 विल बी द राइट आंसर, यानी 4 बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कि परिवर्तनशील संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जो परिवर्तनशील संयोजकता है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कि प्रदर्शित की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देखिए इसका क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर इसका दिया है यहाँ पे दिया गया है आपका पहला संयोजी, एक मिनट हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या गया, संयोजी तत्वों के द्वारा, समूह के द्वारा, संक्रमण तत्वों के द्वारा और क्षारीय तत्वों के द्वारा। तो देखिए आपका इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर। देखिए तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, बताइए, पहला संयोजी, दूसरा है समूह और तीसरा क्या दिया है, इसका जो हो जाएगा आपका एक तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला है ना, संयोगी तत्वों के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रजनन के समान नहीं है। कहता है क्या कि प्रजनन के समान नहीं है, इनमें से जो है ना कौन प्रजनन के समान नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है पुनः प्रजनन, दूसरा है बहुविखंडन, तीसरा मूल्यांकन और इसमें चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा पुनः प्रजनन, क्योंकि पुनः प्रजनन जो है ना ये प्रजनन के समान नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। डैश विकास का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल के रूप में विकसित हुआ। इसका कहने का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है ग्रुप डी 2018 में, देखिए ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये क्या बोला गया है कि विकास का सिद्धांत हमें यह बताता है कि जीवन जीने में सबसे अधिक सरल या विकसित कैसे हुआ। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि बस इतना टा क्वेश्चन आपको देखना कि विकास का सिद्धांत, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत जो बुक आया तो वो किसने लिखा था। तो सिंपल है कि आप लोग जानते होंगे कि इसका चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कहता है कि प्लस किसकी तरंग है। प्लस जो है ना ये किसकी तरंग है, जो प्लस है ये किसकी तरंग है। तो आइए, ये क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है, इसलिए लेवल का क्वेश्चन हम पहले ही बोले कि ये आज का सेट में लेवल का क्वेश्चन है, तो लेवल का ही हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1। ठीक है, स्पंद और कंपन, ये विल बी द राइट आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो कौन सा है। देखिए जो गर्मी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वो कौन सा होता है। तो देखिए हम लोग कोई भी चीज़ अगर गर्मी कब होगा उत्पन्न, जब कोई भी चीज़ जलता है, तो जलता है तो क्या होता है, दहन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। देखिए उदासीन तो नहीं होगा, उष्माशोषी भी नहीं होगा और उष्माक्षेपी भी नहीं होगा। ये तो शोषी सोखने वाला या क्षेपी मतलब क्या, छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि मतलब क्या, गर्मी और प्रकाश पैदा करता है, ये दहन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधा अनुपातिक होता है किसका। जो एक कंडक्टर होता है इसका प्रतिरोध जो होता है वो सीधा क्या होता है, मतलब अनुपातिक होता है कूलॉम, विद्युत धारा या लंबाई या इनमें से सभी। बताइए, ये ऑप्शन आप लोग बताइए, कमेंट में इसको ज़रूर दर्ज कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थर्ड विल बी द राइट आंसर, यानी कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधा अनुपातिक होता है किसका, इसके लंबाई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सबसे भारी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। कहता है कि सबसे भारी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, डैश दिया हुआ है। कहता है कि सबसे भारी ऑर्बिट में जो है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है किस में, देखिए ARK में या ASBI में या H या HE में या O या OF में। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि नाना, इंटर में पढ़े होंगे नाना, पापा, आंटी,
सब बीमार, पढ़े होंगे ना, नाना पापा आंटी सब बीमार, देखिए यही है ना, सेकेंड विल बी द राइट आंसर, नाना पापा आंटी सब बीमार। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान कहाँ होती है, नाना पापा आंटी सब बीमार, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक साधारण आवर्तक ग्लास में निम्न में से कौन सा शामिल है। जो एक साधारण आवर्तक ग्लास होता है ना, उसमें क्या शामिल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए बोलते हैं एक बार आप ज़रूर इसको रिवाइज कर लीजिए। 10 या 15 मिनट का वीडियो है, इसको आप देख लीजिएगा, बाकी तो 24 घंटा पढ़ना ही है ना, तो 10-15 मिनट में 20 क्वेश्चन अगर रिवीजन हो जाता है तो अच्छी बात है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए क्या है, उच्च फोकस लंबाई के अवतल लेंस पे, उच्च फोकस लंबाई के उत्तल लेंस पे, छोटी फोकस लंबाई के अवतल लेंस पे, या छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस पे, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उच्च फोकस लंबाई के उत्तल लेंस पे। ठीक है, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। क्या पूछा कि एक साधारण आवर्तक ग्लास में कौन सा शामिल है, ये हो जाएगा उच्च फोकस लंबाई के उत्तल लेंस पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कहता है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है। कहता है कि जितना भी एसिड होता है तो उसमें जनरल तौर पे जो है ना हमेशा वो पाया जाता है, तो ये कौन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनमें से सभी। तो आप जानते होंगे कि जो हाइड्रोजन है ये कभी पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन होगा, यानी फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मनुष्य की आनुवांशिक का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, जो मनुष्य है उसके आनुवांशिक का पता लगाया जा सकता है, ये पूछा है ना, तो कैसे लगाया गया था, अफ्रीकी मूल से, अमेरिकी मूल से, एशियाई मूल से और दक्षिणी एशिया। ये थोड़ा सा आपका लेवल है क्वेश्चन का, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बता देते हैं, इसका जो हो जाएगा आपका अफ्रीकी मूल से। ठीक है, यानी कि अफ्रीकी मूल से जो है ना मनुष्य के आनुवंशिक का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जा सकता है। कहता है कि इसमें से कौन सा धातु जो है ना वो केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या है, एल्युमिनियम है, उसके बाद क्या जाएगा क्लोरीन, फ्लोरीन और कॉपर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम विल बी द राइट आंसर, यानी कि एल्युमिनियम को जो है ना एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जा सकता है। तो ये 20 क्वेश्चन का सेट था, तो आप बताइए कि आपका इसमें कितना सही हुआ, कमेंट में उसको ज़रूर दर्ज कीजिए, और आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी आप कमेंट में ज़रूर दर्ज कर लीजिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एंड अगेन वीडियो में। ठीक है, तो ओके बाय, टेक केयर।